तो हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के करंट अफेयर सेशन में। आज है 21 जून और आप देख रहे हैं डिजिटल सर जी। आज हम 21 जून से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो के क्वेश्चन का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन हु वाज नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अभिषेक मनु सिंघवी, ऑप्शन बी है अमिताभ कांत, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। आइए, इस क्वेश्चन में तीन चीजें हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक का नाम आया है और दूसरा आईएमएफ का नाम आया है और ये जो एडवाइजरी कमिटी गठित किया गया है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा जिसमें मोंटेक सिंह आहलूवालिया को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी यहाँ स्क्रीन में ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये है मोंटेक सिंह आहलूवालिया और ये प्लानिंग कमीशन के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्हें ही अभी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आइए समझते हैं। समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पांगेस्टू, सेला पाझर बासियुग्लू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। समूह का गठन विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया था। क्लियर है? चलिए समझते हैं आगे के डिटेल्स को। तो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का नाम आया था, तो आइए सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को डिस्कस करते हैं। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड बैंक को इस मंथ में चौथा बार डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले और भी 3 बार डिस्कस कर चुका हूं। वर्ल्ड बैंक का नाम पहले भी 3 बार आ चुका है और हमने पूरे डिटेल से डिस्कस किया था। आइए फिर से एक बार डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह जो है चीजें बार बार रिपीट होंगी। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि चीजों को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जो भी चीजें हैं आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था जुलाई 1944 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। और वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान में सीईओ है वो है अंशुला कांत। क्लियर है? और वर्ल्ड बैंक में टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज है। देखिए, वर्ल्ड बैंक की 2 शाखाएं हैं, एक है आईबीआरडी और एक है आईडीए। और आईबीआरडी में कुल मेंबर कंट्रीज है 189 और आईडीए में कंट्रीज की संख्या है, टोटल मेंबर ऑफ कंट्री है 173। अब वर्ल्ड बैंक काम क्या करता है तो आइए यहां देखते हैं। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे के डिटेल्स की ओर। तो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन में आईएमएफ का भी नाम आया था, तो सबसे पहले आईएमएफ का फुल फॉर्म जान लें। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे कि यहां दे रखा है और ये जो है ये आईएमएफ का लोगो है। और आइए समझते हैं आईएमएफ का जो स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट वो हुआ था 27 दिसंबर 1945 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में, जहां पे वर्ल्ड बैंक का है। और इसके जो वर्तमान में एमडी है वो है क्रिस्टीना जॉर्जीवा और वर्तमान में इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो है गीता गोपीनाथ। और यहाँ पे टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज है 190। क्लियर है? आइए ये काम क्या करता है वो देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसमें 190 देश शामिल है, जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है।
क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? निम्नलिखित में से कौन ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इब्राहिम राइसी, ऑप्शन बी है हसन रूहानी, ऑप्शन सी है मोहम्मद शेख लतीफा और ऑप्शन डी है शेख जयादुल वाहिद। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम राइसी। चलिए एक कंट्री का नाम आया है, इसे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और ये जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं इन्हें देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी एक कंट्री का नाम आया था, यहाँ जो आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये है कंट्री ईरान, और यहाँ जो आप फ्लैग देख रहे हैं यह है ईरान का फ्लैग, ईरान का झंडा जो ऊपर में पूरा ग्रीन है, बीच में व्हाइट है और नीचे रेड है, और यहाँ बीच में कुछ लोगो टाइप का बना हुआ है। क्लियर है? आइए समझते हैं यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, अभी जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम रईसी। क्लियर है? यहाँ जो आप तस्वीर अभी देख पा रहे हैं अपने बॉटम में लेफ्ट साइड में, यह है इब्राहिम रईसी, यही अभी ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। क्लियर है? ईरान की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है तेहरान, और ईरान में जो मुद्रा चलती है, करेंसी, वो है ईरानियन रियाल। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT हु पास्ड अवे रिसेंटली। उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के सचिव का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गए। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है KP भटनागर, ऑप्शन बी है राजीव रंजन शाह, ऑप्शन सी है गुरु प्रसाद मोहपात्रा, ऑप्शन डी है विजय घोष। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी गुरु प्रसाद मोहपात्रा। आइए डिटेल्स में देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप अभी स्क्रीन में ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये है गुरु प्रसाद मोहपात्रा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगस्त 2019 में DPIIT सचिव के रूप में नियुक्त होने से पहले मोहपात्रा ने भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे। क्लियर है? जिन्होंने पहले वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर? निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय संक्रांति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 18 जून, ऑप्शन बी है 20 जुलाई, ऑप्शन सी है 21 जुलाई और ऑप्शन डी है 21 जून। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी 21 जून। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिक जो मनाया गया, इसके बारे में कुछ डिटेल्स है, आइए इसे समझते हैं। यह दिन संक्रांति और विषु तथा कई धर्मों और जातियों संस्कृतियों के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को संकल्प A/RES/73/300 के तहत अंतरराष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस की घोषणा की गई थी। क्लियर है? आइए यहां समझते हैं। वार्षिक रूप से दो संक्रांति होती है, गर्मियों की संक्रांति जिसे आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है, गर्मियों का प्राथमिक दिन और इसलिए वर्ष का सबसे बड़ा दिन, और 21 दिसंबर आमतौर पर शीतकालीन संक्रांति के रूप में जाना जाता है, सर्दियों का प्राथमिक दिन और वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। मतलब दो संक्रांति दिवस मनाया जाता है, एक जो 21 जून को मनाया गया और 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है इसलिए ग्रीष्मकालीन संक्रांति बोला जाता है, और एक तो 21 दिसंबर को मनाया जाएगा, उसे शीतकालीन संक्रांति की संज्ञा दी गई है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2020 रिलीज्ड बाय स्विस नेशनल बैंक? स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी सालाना 2020 के बैंक सांख्यिकी में भारत का रैंक क्या है? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 51, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 48 और ऑप्शन डी है 55। इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए 51। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन में स्विस बैंक का नाम आया था, आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स है उसे देखते हैं। स्विस बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है थॉमस जे जॉर्डन,
और स्विस बैंक का जो मुख्यालय है वो है बर्न ज्यूरिख में। क्लियर है। आइए यहाँ इस रिपोर्ट के बारे में कुछ डिटेल्स है उसे देखते हैं। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस फ्रैंक 2.55 बिलियन इंडियन रुपीस के अनुसार अगर देखा जाए तो 20,706 करोड़ के साथ भारत जो है को 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसे की सूची में 51वें स्थान पर रखा गया है। क्लियर है। आगे देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके CHF 377 बिलियन के साथ सबसे टॉप पर है। इसके बाद यूएस कितना 152 बिलियन के साथ सेकेंड नंबर पे है। स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों को पैसे के मामले में भारत, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी देशें आगे हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ द बुक द नटमेग कर्स पैरेबल फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। द नटमेग कर्स पैरेबल फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉन मुरे, ऑप्शन बी है अरविंद गुहा, ऑप्शन सी है अमिताभ घोष और ऑप्शन डी है अनुराधा रानी। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी अमिताभ घोष। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि स्क्रीन में अभी आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है अमिताभ घोष और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। यहाँ जो ये पुस्तक आप अभी देख पा रहे हैं द नटमेग कर्स पैरेबल फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, ये पुस्तक के लेखक जो है वो है अमिताभ घोष। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। यह जॉन मुर्रे द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक जायफल की कहानी के माध्यम से आज दुनिया पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के इतिहास के बारे में बात करती है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टॉप्ड इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष पर है। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो है जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। प्रत्येक शहर को सभी मापदंडों में से 100 में से दर्जा दिया गया था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 2018 में पहली बार लॉन्च होने के बाद इंडेक्स का दूसरा संस्करण था। क्लियर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड एट द 21st न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। निम्नलिखित में से किस वृत्त चित्र फिल्म ने 21वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर पुरस्कार जीता है। तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अहिंसा गांधी द पावर ऑफ द पावरलेस, ऑप्शन नंबर बी है माई ऑक्टोपस टीचर, ऑप्शन नंबर सी है अपकमिंग एंड आउटगोइंग पास्ट और ऑप्शन नंबर डी है द मोल एजेंट। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए अहिंसा गांधी द पावर ऑफ द पावरलेस। और ये जो फिल्म है ये साउथ अफ्रीका की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है और इस फिल्म को ही 21वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए मिलते हैं हमारे 22 जून के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।